प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर एतराम सिंह, विभागाध्यक्ष लोक प्रशासन, श्री कल्याण राज्य कन्या महाविद्यालय सीकर से बोल रहा हूँ। और आज जो अपना टॉपिक है वह है वेलफेयर स्टेट, अर्थात लोक कल्याणकारी राज्य। जो वेलफेयर शब्द है, जैसा कि इसके नाम से ही विदित हो जाता है, और वेलफेयर स्टेट क्या है, कल्याणकारी जो राज्यों की जो बात की जाती है कि जो लोक कल्याणकारी राज्य हैं, इसका जो कंसेप्ट को लेके जो इनकी जो अवधारणा है, उस अवधारणा जो कंसेप्ट तैयार हुआ उसके बारे में आज हम विवेचन करेंगे। और इसी विवेचना में इसके जो मुख्य बिंदु हैं, चाहे इसके जो बैकग्राउंड है, सामान्य पृष्ठभूमि हो, या इस अवधारणा का जो विकास हुआ धीरे धीरे, किस प्रकार ये जो वेलफेयर स्टेट की जो अवधारणा थी ये विकसित रूप में सामने आई, तो इसके बारे में जो विवेचन किया जाएगा उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और इसके जो सबसे पहले अगर इसके सामान्य पृष्ठभूमि की बात करें तो क्यों कि जो इसके बारे में प्रसिद्ध राजनीति शास्त्र के जो विद्वान हुए अरस्तु, और उनका जो विचार था, उनका विचार यही था कि राज्य जीवन के लिए अस्तित्व में आया है और अच्छे जीवन के लिए ही उसका अस्तित्व बना हुआ है। तो यानी कि कहीं ना कहीं जो राज्य है, इस राज्य की जो एक तरह से उन्होंने जो सर्वोपरि एक तरह से माना है, क्योंकि संपूर्ण जीवन के लिए जो अस्तित्व के लिए जो राज्य का प्रादुर्भाव हुआ, जो राज्य अस्तित्व में आया, वो एक ऐसे जीवन की कल्पना करने के लिए आया कि उस जीवन में सभी नागरिकों का एक सर्वांगीण विकास किया जा सके। तो ये जो वेलफेयर स्टेट है, इसकी जो राज्य की जो अवधारणा है, ये यहीं से शुरू हो जाती है कि राज्य एक आम नागरिक के जीवन में भी कितना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसी को आगे अगर हम बात करें तो इसमें उदाहरण के लिए अगर बात करें कि ये जो आज विश्व के जितने भी देश हैं, चाहे वो एशिया के हो, अफ्रीका के हो, जो एक विकासशील देशों के नाम से जिन्हें हम जानते हैं, या यूरोप महाद्वीप के जिन्हें आधुनिक या औद्योगिक रूप से जो विकसित देश हैं, उन राज्यों की भी अगर हम बात, उन देशों की अगर हम बात करें तो वहाँ भी आज वर्तमान समय में अगर देखें तो जो लोक कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है, ये एक तरह से और विकसित ही नहीं हो रही, बल्कि इसमें आगे दिन प्रतिदिन जो सुधार हो रहा है, वो भी एक तरह से ये आज हम बात करें तो राजनीति शास्त्र जो विषय है, इसका भी जो शब्दकोश है, उस शब्दकोश का भी ये अभिन्न अंग बन गया है। इसमें लोक कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है, उसके कार्य क्षेत्र का जो विस्तार है, उसके बारे में कि राज्य, व्यक्ति और समाज सभी के विकास के लिए ये एक तरह से अधिक कार्य करते हैं। और लोक कल्याणकारी राज्य का जो मुख्य लक्ष्य रखा गया है, या फिर कहें कि जो साध्य, प्रमुख साध्य, वो भी जनता के कल्याण करने के लिए या जनता का सर्वांगीण विकास करने के लिए ही राज्य की एक प्रमुख लक्ष्य माना गया है। और राज्य का जो एम उद्देश्य है, वो उद्देश्य भी एक प्रमुख साध्य है, वो जनता के सर्वांगीण विकास पर ही ध्यान देता है। अब अगर इसमें ये जो अवधारणा है, जो कंसेप्ट तैयार हुआ, वो एक दिन की बात नहीं, बल्कि जो धीरे धीरे इसका विकास हुआ है। और क्यों कि अगर बात करें तो इस अवधारणा का जो विकास हुआ, ये लोक कल्याण राज्य की एक प्रगतिशील, क्योंकि ये जो विचारधारा है, एक प्रगतिशील विचारधारा के रूप में ही इसका विकास हुआ है। और क्यों कि वैसे अगर देखें साधारणतः तो लोक कल्याणकारी राज्य का जो अभिप्राय है, वो एक ऐसे राज्य से ही लिया जाता है जिसके अंतर्गत जो शासन की शक्तियाँ हैं, उनका प्रयोग किसी एक वर्ग या किसी व्यक्ति विशेष के कल्याण के लिए नहीं किया जाता, बल्कि आम नागरिक और जनसाधारण के कल्याण के लिए ही कार्य किया जाता है। इसी संदर्भ में अगर भारत की हम बात करें तो भारत में भी अगर प्राचीन काल से ही ये एक तरह से राम राज्य की जो धारणा, जो कल्पना चली आ रही थी, उसी को अगर हम मानते हैं तो उसमें भी यही भाव निहित था। और क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जो व्यक्तित्व का जो विकास करने का जो सर्वांगीण विकास था, उसका विकास करने का जो अवसर एक स्वतंत्र रूप से प्रदान किया गया था। तो ये हमें देखने को उस समय भी मिलता है। राज्य का ये जो कर्तव्य है,
ये अपने समस्त निवासियों के जो व्यक्तित्व का जो विकास है उसके लिए एक तरह से इस प्रकार की परिस्थितियाँ उपलब्ध कराता है कि जो विकास है वो आवश्यक रूप से वो जो नागरिक हैं वहाँ उन्हें अपना प्राप्त करते रहें। इस संबंध में अगर हम बात करें तो प्राचीन काल ही नहीं बल्कि बाद में अगर औद्योगिक क्रांति हुई या कोई युद्ध या आर्थिक संकट या साम्यवादी क्रांतियाँ हुई हैं, इनमें भी योजनाबद्ध जो आर्थिक विकास की जो संकल्पना थी वो भी हमने ये देखा कि ऐच्छिकवादी जो राज्य थे उनकी जो नीतियाँ थी, अथवा वो कहते कि एक तरह से जो इतने भी जो कार्य हैं वो राज्य को कम कार्य करने चाहिए और जो आर्थिक कल्याण के कार्य है या आर्थिक औद्योगिक विकास है वो व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। उनसे भिन्न अगर देखें उनको त्याग कर जो नागरिकों के जो कल्याण और बेहतर जीवन के लिए जो कदम उठाए गए उनसे प्रेरित होकर ही लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा आगे बढ़ी और विश्व के अधिकांश देशों ने 20वीं शताब्दी के आते आते ये देखा कि जहाँ जहाँ जो प्रजातंत्र जो डेमोक्रेटिक सोसाइटियाँ का जो विकास हो रहा था, अपने शासन में जो आधार माना था उन्होंने इस लोकतंत्र को आगे बढ़ाने के लिए इस प्रजातांत्रिक व्यवस्था से ही कि व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसमें समानता और बंधुत्व की जो भावना है उस सिद्धांत के एक तरह से सार्वभौमिक माना और ऐसी चेतना का विकास किया कि वो एक ऐसा वातावरण तैयार हुआ जिसमें मनुष्य का या आम नागरिक का एक सर्वांगीण विकास किया जा सके। इसी संदर्भ में अगर हम भारत के बारे में बात करें और भारतीय संदर्भ में भी अगर हम बात करें तो भारत में स्वतंत्रता के पश्चात जैसे ही हमने 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू किया और उस संविधान को लागू ही नहीं किया बल्कि उसके जो चौथे अध्याय 4 में राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं उन नीति निर्देशक तत्वों में जो मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में निर्देशित किया गया है उनमें सभी उन समस्त सिद्धांतों को भी लागू किया गया है जो कि एक लोक कल्याणकारी राज्य बनाने की दिशा में अग्रसर हो सके। अगर उदाहरण के लिए अगर हम इसमें बात करें इस संदर्भ में तो यहाँ हम उन विशेष तत्वों के भी उल्लेख कर सकते हैं जो संविधान में वर्णित हैं। 4th जो इसका भाग अध्याय 4 है उसमें जैसे कहा गया है कि हमारे जो लोक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए जो हमने एक मापदंड या फिर हम कह सकते हैं कि जो आवश्यक रूप से जिन बातों का उल्लेख किया गया है उनमें जैसे चाहे प्रत्येक स्त्री और पुरुष को जीविका के जो पर्याप्त साधन हैं वो समाज की जो संपत्ति के जो स्वामित्व और नियंत्रण के का जो अधिक से अधिक सामूहिक हितों में जो वितरण किया जाना चाहिए, देश की संपत्ति को कुछ ही हाथों में केंद्रित ना होने देना चाहिए, बच्चों और नवयुवकों को शोषण से बचाने के लिए तथा नैतिक व भौतिक विकास के लिए या उनके जो पतन है उसको रोकने के लिए सबको यथाशक्ति जीविका और शिक्षा प्रदान करने का भी अधिकार प्रदान किया है। साथ ही बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी या किसी कारण से जो जीविका कमाने में जो असमर्थ हैं ऐसे व्यक्तियों को भी ये एक तरह से सहयोग प्रदान करने का या आर्थिक सहायता प्रदान करने का एक वातावरण तैयार किया गया है। इसमें फिर चाहे मजदूर हों, योग्य मजदूरी काम करने पर लगे व्यक्तियों के लिए जो मानवीय परिस्थितियां ऐसी जिनमें चाहे महिलाएं जो प्रसूति अवस्था में स्त्रियों की उनको सहायता प्रदान करना, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों का विकास करना, 14 साल तक के जो बच्चे हैं उन सबको निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना, साथ ही अनुसूचित जातियों और जनजातियों व समाज के अन्य पिछड़े जो वर्ग हैं उनके शैक्षिक व आर्थिक हितों की दृष्टि से उन्हें विशेष सावधानी से आगे बढ़ाना, सामाजिक न्याय हो या फिर सभी प्रकार के शोषणों से उनकी रक्षा करना, जनता के जीवन स्तर और स्वास्थ्य में किस प्रकार सुधार किया जाए, स्वास्थ्य को हानि पहुंचाने वाले जो इतने भी जो पेय पदार्थ हैं उन पर प्रतिबंध लगाना, साथ ही वास्तविक अधिकारों वाली जो ग्राम पंचायतों की जो स्थापना की गई है और न्यायपालिका और कार्यपालिका का जो पृथक्करण का जो सिद्धांत लागू किया गया है, अलग अलग शक्तियों का विभाजन किया गया है, ये सभी जो नीति निर्देशक तत्वों में इसके जो अध्याय है उसमें स्पष्ट रूप से परिभाषित कर दिया गया है। भारत के संदर्भ में अगर और भी अगर बात करें तो इस दिशा में ये एक अच्छा जो सूचक है और जो सूची प्रस्तुत की गई है उसमें इस बात का संकल्पबद्ध तरीके से हमारे सामने प्रमाण है कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने उसी समय इस बात को भी ध्यान में रखा कि हाँ लोक कल्याणकारी राज्य हमें बनाना है तो किस प्रकार उन सभी तत्वों को इसमें समाहित करना है।
तो अगर हम बात करें तो इस लोक कल्याणकारी राज्य की हमारी जो डेमोक्रेटिक सोसाइटी है विशेषकर भारत में, तो इसमें एक लोकतांत्रिक और लोक कल्याणकारी राज्य, इन दोनों जो एक मिले जुले शब्द होने के बाद इनका जो रूप है वो समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व की जो भावना है उसको आगे बढ़ाने का ही कार्य किया जा रहा है। और सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए कि आम नागरिक अपने जीवन में किस प्रकार जो दयनीय स्थिति थी उस दयनीय स्थिति से निकलकर एक चहुमुखी विकास वो अपना कर सके। तो संक्षिप्त में अगर हम बात करें तो ये कहा जा सकता है कि इन समस्त कारकों से ये आज न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व में ये लोक कल्याणकारी जो राज्य की जो विचारधारा है वो दिन प्रतिदिन अपना अच्छा रूप या विकसित रूप ही आधार बनाए हुए और आगे कार्य करती जा रही है। धन्यवाद।